नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम प्रबोध। सूचना, सोच और समाधान के साथ आज हम फिर किसी एक नई शख्सियत को आपके सामने लाए हैं और उनसे आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने यूपीएससी की एग्ज़ाम पास की और हमारे भोपाल का नाम रोशन किया। तो नमस्कार रूपल बैन, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। और जैसा कि आपने यूपीएससी की जो इतनी कठिन और प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है हमारे भारत की, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा, आपने हमारे भोपाल का नाम रोशन किया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्रबोध पर आमंत्रित करने के लिए। मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रही है। और जैसा कि आपने कहा, मेरी 756वीं रैंक आई है यूपीएससी परीक्षा में, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही बड़ी उपलब्धि ही कहेंगे, क्योंकि कई लाखों करोड़ों लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं और फिर उसके बाद में ये मुकाम हासिल करना, इसका एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है, अनुशासन होता है, तब जाके ये सफलता मिलती है। तो आपकी जो ये सफलता आपको मिली है, इसके बारे में आप बताइए कि आपने इसके लिए तैयारी कब से शुरू की? मैम, वैसे तो तैयारी मैंने 2022 से शुरू की थी। मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2022 में ही दिया था, जिसमें प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया था। 2023 में मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, जिसमें मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची थी, और ये मेरा तीसरा प्रयास था, जिसमें मुझे 756 रैंक हासिल हुई है। तो तैयारी की बात करें तो काफ़ी असफलताएँ भी देखी हैं, काफ़ी मुश्किलें भी आई हैं, लेकिन मैंने यही समझा है, सीखा है कि अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो शायद सफलता ज़रूर मिल जाएगी। जी, जी, जी। इस तरीके से आपने एक निरंतर प्रयास किया 3 अटेम्प्ट्स पे, और उसके बाद आपने इसके पहले भी एग्ज़ाम पास की, जिसके तहत आप के पास एक और ज़िम्मेदारी है, जो आप अभी भारत सरकार में काम कर रहे जी, हैं। जी। तो उसके बारे में भी बताइए कि वो कैसे शुरुआत हुई इसकी? मैम, दूसरे अटेम्प्ट में जब मैं इंटरव्यू में पहुंची, तो भारत सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी पहल प्रतिभा सेतु पोर्टल स्टार्ट हुआ था, जिसके अंतर्गत जो बच्चे इंटरव्यू में अपीयर होते हैं उनके लिए अलग अलग मिनिस्ट्री से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा माय भारत, मेरा युवा भारत में असिस्टेंट डायरेक्टर की रिक्रूटमेंट के तहत मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर कार्यरत हूँ, और अभी मैंने जनवरी से ही इस पद को संभाला है। जी, जी, जी। तो इसमें आप तो ख़ैर यूथ के लिए बहुत काम करती है, लेकिन आपकी हम बात करेंगे आपकी यूपीएससी के एग्ज़ाम को जी। लेकर। वो इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से आपने तैयारी की, तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, तो वो भी जानेंगे कि कैसे आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या था और कैसे आपने तैयारी करी, जीएस की तैयारी कैसे करी, वो भी आप बताइए। जी, जी, जी। जीएस की तैयारी के लिए कैसे हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, और हुँ। प्रीलिम्स आ रहे हैं तो कितने दिन पहले से हुँ। फोकस होके काम करना ओके। चाहिए? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। मैंने मास्टर्स भी सोशियोलॉजी से किया है, डिस्टेंस लर्निंग के तहत। और देखिए, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख़्याल से दोनों आप एक कंसोलिडेटेड वे में एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, अप्रोचेस ज़रूर डिफरेंट होती हैं, बट आपको एकदम ही डिफरेंस कुछ लेकर नहीं आना है। जैसे मैं अभी बताती हूँ कि प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या अप्रोच हो सकती है। मैंने जुलाई से लेकर दिसंबर तक सिर्फ मेंस पे फोकस किया था, और साथ में प्रीलिम्स के लिए रिवीजन भी चल रहा था, और जनवरी से लेकर मई तक मेरा सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस था। तो क्योंकि मेंस के लिए आपको एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है मेंस, उसमें आपको 7-9 पेपर्स लिखने होते हैं, तो आपको आंसर राइटिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है मेंस के लिए। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक मैंने आंसर राइटिंग पे फोकस किया, जीएस 4 और ऑप्शनल की तैयारी थोड़ी मजबूत बनाकर रखी, एंड दिसंबर तक मैं आंसर राइटिंग करती रही। उसके बाद जनवरी से मैंने अपने गियर्स चेंज किए प्रीलिम्स की तरफ। एंड प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। तो मैंने पिछले 15 साल के क्वेश्चंस तो देखे ही, उसके साथ ही इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपको और भी पुराने क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देखें। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उनका मल्टीपल रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सभी टॉपर्स कहते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज कम रखिए, लेकिन रिविज़न बार बार करिए। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिविज़न।
उसके अलावा टेस्ट सीरीज़, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाना, टेस्ट सीरीज़ करना, ये ही आपको प्रीलिम्स में सफलता दिला सकता है। बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे और जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो जी। उनको इस स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि तो हम ये कहेंगे कि आपने जब यहाँ से निकले आप और आपने यूपीएससी के बारे में सोचा कि आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी है और जब आपको 756 रैंक आपकी आई तो उस समय मतलब एक कहते हैं ना ज़ीरो से लेके वहाँ तक पहुँचना एक बड़े मुकाम तक, तो उस बीच का जो एक्सपीरियंस है वो आप बताइए। मैम, मेरा सिविल सर्विसेज करने का सपना तो स्कूल टाइम से ही था। तो खैर ग्रेजुएशन मैंने फ़िज़िक्स ऑनर्स से किया है, बीएससी फ़िज़िक्स ऑनर्स, और उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था तो मैंने इन्फोसिस कॉर्पोरेट जॉब जॉइन कर लिया था। कोविड आ गया था तो वर्क फ्रॉम होम था और मुझे लगा कि शायद मैं अपने पोटेंशियल को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे थोड़ा और अपना पोटेंशियल और यूज़ करना चाहिए, शायद मैं डायरेक्ट इम्पैक्ट करूं सोसाइटी को, ऐसा कुछ काम करना चाहिए। तो जो सपना बचपन में देखा था, स्कूल में देखा था सिविल सर्विसेज का, वो वापस जाग गया था। तो मैंने फिर कोविड के बाद ये ठान लिया था कि प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और फिर मैंने साथ में जॉब के साथ तैयारी करना भी शुरू किया, बट वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा जॉब ऐसा था, शिफ्ट वाला वर्क था, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं जॉब छोड़ के तैयारी शुरू करूं। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हो पाया जैसा मैंने बताया आपको, और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मैंने खुद को झोंक दिया था और एक रूटीन बनाया प्रीलिम्स के लिए। बुक लिस्ट एंड रिवीजन पूरा स्ट्रक्चर बना के अच्छे से प्रिपेयर किया। तो ऐसा नहीं है कि असफलताएं नहीं आई हैं, बहुत दिन ऐसे होते थे जब लगता था कि क्यों छोड़ा मैंने जॉब, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। देयर आर मैनी डाउट्स हमेशा आते हैं, बट वो हरिवंश राय बच्चन जी की एक पोएम मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफ़ान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। तो इसी तरह मैंने हर दिन खुद को मोटिवेट किया और आगे बढ़ती गई। बिल्कुल, हाँ, तो बहुत बहुत बधाई कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई और आप इस मुकाम पर पहुँचे। अब लेकिन जो सफलता होती है उसके पीछे हमारे परिवार का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल। तो आपके परिवार का आपको कैसा सपोर्ट मिला वो आप बताइए कि फादर, मदर और आपके जो भाई बहन हैं उन लोगों के साथ कैसा रहा कि आप इस तरीके से मतलब सहयोग मिलता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं और परिवार का सहयोग एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, तो उस बारे में बताइए। देखिए, ये एग्ज़ाम एक दिन का एग्ज़ाम तो है नहीं, इट्स लाइक अ मैराथन। आपको साल भर तैयारी करनी है, तो आपके साथ साथ एक तरीके से आपका परिवार भी एग्ज़ाम दे रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आते हैं और उस वक्त आपका जो सपोर्ट सिस्टम होता है आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने अपने घर पे रह के ही तैयारी की है, भोपाल में रहकर ही तैयारी की है मैंने। तो कई बार ऐसा होता था कि एक भावनात्मक सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो वो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मोटिवेट किया है। कभी मुझे लगता था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, उस वक्त मेरे मदर वो काफ़ी सपोर्ट करती थी कि नहीं बेटा तुम करो, किसी चीज़ की चिंता मत करो, हम हैं, सब अच्छे से हो जाएगा। तो पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट था और मेरा जो छोटा भाई था वो मेरी छोटी छोटी मदद करता था, जैसे टेस्ट सीरीज़ का प्रिंट आउट निकालना। तो ये सारी चीज़ों में मेरे भाई ने बहुत हेल्प की है। तो परिवार का बहुत सपोर्ट रहा और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हैं तो आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो आपकी फैमिली हो या आपके फ्रेंड्स हों जो आपको मोटिवेट करते रहें। बिल्कुल, तो आपको फ्रेंड्स का और परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा तो जो आप यहाँ तक पहुँचे। और मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो मेन इंस्पिरेशन है वो आप किसे मानते हैं? मैम, मेरी फैमिली में तो मैं फ़र्स्ट ही हूँ जिसने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दिया है और क्लियर किया है। वैसे मेरे नाना जी मेरी मम्मी को कहा करते थे कि तुम्हें मुझे आईपीएस बनते हुए देखना है। खैर मेरी मम्मी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा से मोटिवेट किया कि तुम ज़रूर इस एग्ज़ाम को एक बार देना। तो एक इंस्पिरेशन मुझे वहाँ से आई है। मेरी मदर ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है और मेरे फादर ने, मतलब मेरे पेरेंट्स के साइड से ही ये एक इंस्पिरेशन मुझे मिली थी कि मुझे इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। उसके अलावा जब मैं स्कूल में थी तो मैं स्कूल कैप्टन रही थी, तो मेरे टीचर्स ने लीडरशिप पोटेंशियल देखा, तो तब मुझे उन्होंने मोटिवेट किया कि मुझे इसमें सिविल सर्विसेज में आगे बढ़ना चाहिए। तो शायद कहीं ना कहीं वहाँ से ही आया है। और ये भी है कि शायद समाज सेवा का कीड़ा अंदर था बचपन से, तो मुझे लगता है कि उसी ने प्रेरित किया है मुझे यहाँ आने के लिए।
तो बिल्कुल इंस्पिरेशन अगर नहीं होती है तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाते जी। हैं। तो बिल्कुल आपको जो इंस्पिरेशन मिली आपने उसे एक्सेप्ट किया और आपने उसकी तैयारी करी और फिर खैर आपके सामने रिजल्ट तो है। जी, जी। अब हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक के बाद रूपल जी आपका फिर से स्वागत है। अब मैं जानना चाहूँगी कि यूपीएससी की जो आपने तैयारी करी उसमें हम प्रीलिम्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे कि प्रीलिम्स में पास होना सबसे बड़ी बात है, तो उसकी क्या रणनीति आपने दिया, क्या स्ट्रैटेजी थी कि प्रीलिम्स को अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं? मैम मुझे लगता है कि प्रीलिम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट स्टेज होती है। मेरे लिए तो मेन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रीलिम्स ही रहता था। तो मैंने इसके लिए कुछ स्पेशल तैयारी की थी। मैंने मेरे ख्याल से ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए थे प्रीलिम्स के लिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि स्टैंडर्ड बुक लिस्ट होती है वो तो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज काफ़ी कम रखने चाहिए। मतलब जो बुक्स हैं उसके अलावा ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना चाहिए। आप पहले से एक बुक लिस्ट बना के रखिए और उस पर स्टिक करिए। उसके बाद मैंने उन्हीं बुक्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया, बार बार पढ़ा। मैं हमेशा अपने पास एक छोटी डायरी रखती थी और उसमें रोज़ के टॉपिक्स नोट डाउन कर लेती थी कि मुझे आज इतना ख़त्म करना है।
रात को सोने से पहले रिव्यू करती थी कि कितना हो पाया है। तो इससे मैं ट्रैक पे रही कि मेरा रिवीजन कितना जल्दी और कितना इफ़ेक्टिव वे में हो रहा है। उसके अलावा दूसरी चीज़, मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत डिलीजेंटली फॉलो करी है। मैं हर दिन टेस्ट देती थी, रोज़ सुबह 1 घंटा में 50 क्वेश्चंस लगाती थी एंड मैं इसी माइंडसेट से जाती थी टेस्ट देने कि ये मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ही है। मतलब मैं टेस्ट को एज अ मॉक टेस्ट ना लेके सीरियस ऑफिशियल टेस्ट लेती थी और अपना माइंडसेट उस तरीके से तैयार करती थी कि मैं एक्चुअल एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करूँगी, क्योंकि एक्चुअल एग्ज़ाम में आप वही करेंगे जो आपने पिछले 80 दिन में या 70 दिन में किया होगा। तो मैंने अपने आप को मेंटली रोज़ प्रिपेयर किया है उस एक्चुअल प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। उसके अलावा जब आप टेस्ट दे देते हैं तो उसको एनालाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप टेस्ट दे के आ गए हैं, तब आप देखिए कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, नॉलेज गैप है या आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, वाई आर यू मेकिंग दैट मिस्टेक। तो ये एनालाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, आप उन पर काम करिए स्पेसिफिकली। अगर आपका नॉलेज गैप है तो आप रिवीजन ज़्यादा करिए। अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए। तो इस तरीके से मैंने अपनी मिस्टेक्स पर काम किया है हर रोज़ और मैंने इंश्योर किया कि प्रीलिम्स वाले दिन वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। तो इससे ये हुआ कि प्रीलिम्स वाले दिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊपर था, क्योंकि मैं ये सेम चीज़ पिछले 80 दिन से करती आ रही थी। मुझे कुछ नया नहीं लगा, मैं पैनिक नहीं कर गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप एंग्शियस हो जाते हैं काफ़ी प्रीलिम्स वाले दिन। तो क्योंकि प्रैक्टिस थी तो मैं एंग्शियस नहीं हुई, मैंने बहुत ही स्मूथली पेपर कंप्लीट किया। इसके अलावा सीसैट, क्योंकि प्रीलिम्स में सीसैट को पास करना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। हर हफ्ते आप एक सीसैट का पेपर दें। सीसैट में जनरली एप्टीट्यूड जी से रिलेटेड जी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और जब तक उसकी ज़्यादा तैयारी नहीं करे तो उसमें निकल बिल्कुल पास भी नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। जी। और दूसरा ये भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब आपने बीएससी किया तो आपने फिजिक्स को जी जी ग्रेजुएशन किया, जी फिर उसके बाद में जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तो क्या आपने फिजिक्स का जो जब सोशियोलॉजी जिसको आपने पहले नहीं पढ़ा था, जी। तो क्या आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हुई, मतलब किस तरीके से? क्योंकि जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते तो उसको डीपली पढ़ना होता है, तो हम पहले से पढ़े नहीं रहते, तो फिर उसको कैसे तैयार बिल्कुल। किया? मैम ग्रेजुएशन में मैंने फ़िज़िक्स इसलिए लिया था क्योंकि मुझे स्कूल टाइम से ही काफ़ी इंटरेस्ट रहा था फ़िज़िक्स पढ़ने में, और यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है, तो मुझे वो फ़िज़िक्स लेके करना ज़्यादा उचित लगा क्योंकि एक इंटरेस्ट था। फिर सोशियोलॉजी की बात करें तो जब मैं इन्फोसिस में जॉब कर रही थी तब मैंने डिस्टेंस से एक मास्टर्स कोर्स कर लिया था सोशियोलॉजी में, तो उससे थोड़ी फेमिलियरिटी हो गई थी सब्जेक्ट से, और वो दूसरे जीएस पेपर के साथ ओवरलैप भी होता है सिलेबस, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मेरे लिए काफ़ी प्रैक्टिकल चॉइस थी सोशियोलॉजी चूज़ करना, तो चूज़ कर लिया तो पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने लगा। तो आंसर राइटिंग भी मैंने रेगुलर की, एंड उससे एक सोसाइटी के प्रति एक पर्सपेक्टिव भी डेवलप हुआ है जो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज में काफ़ी काम आएगा। जब आपने जैसे अब 3 अटेम्प्ट्स दिए, फर्स्ट जी। अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स में नहीं हुआ, जी, फिर जी। सेकंड दिया, प्रीलिम्स में हो गया, इंटरव्यू तक पहुंचे जी। और तब नहीं हुआ, जी। और उस समय जो एक होता है ना कि हम अपने आप को कैसे संभाले, आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? क्योंकि कई बार लोग हार जाते हैं, कहते कि कैसे होगा, क्या होगा, तो वो वाला जो सिचुएशन है वो बताइए, उसको आपने कैसे ओवरकम किया? मैम जब फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो मैंने बैठ के सोचा कि क्यों नहीं हुआ है, ऐसा क्या हुआ है कि मैं प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पाई। तो वही मैंने आपको बोला, मैं अपनी मिस्टेक्स को काफ़ी एनालाइज़ करती हूँ, तो उस टाइम भी मैंने अपनी मिस्टेक्स एनालाइज़ किया, तब मैंने पाया कि शायद रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया था, इसलिए नेक्स्ट अटैम्प्ट में मैंने इंश्योर किया कि वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, और अगले अटैम्प्ट में शायद मेंस में कुछ कमी रह गई होगी जिसकी वजह से नहीं हो पाया। फिर से यही था कि अपनी गलतियों पे काम किया, लेकिन जो मोटिवेटिंग फैक्टर आता है वो यहाँ से आता है कि मैंने शुरुआत क्यों की थी। वो नीचे का एक कोट है कि इफ़ यू हैव अ वाई देन यू कैन बेयर एनी हाउ। अगर आपके पास एक वाई है तो आप किसी भी इस परिस्थिति से निकल सकते हैं। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाई था कि सिविल सर्विसेज में जाना है और पोटेंशियल यूज़ करके समाज सेवा में कंट्रीब्यूट करना है, तो इस वजह से शायद मैं मोटिवेट होती रही। क्या आपको ऐसा भी लगा कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, अब ठीक है हो गया? तो हाँ, डाउट्स तो आए हैं, बिल्कुल आए हैं, लेकिन यही है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्ज़ाम। आपको कंसिस्टेंटली रोज़ खुद को रिमाइंड कराना है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आपने इन सब तीनों एग्जाम में क्या आपने सीखा, क्या आपको लगा? सीख तो मिली होगी। बिल्कुल, एक तरीके का लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम है ये, क्योंकि आप साल भर पढ़ाई कर रहे होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी सीख ये रही है कि मेहनत तो इम्पॉर्टेंट है ही, ईमानदारी से मेहनत करना,
पर आपको वो इंसान बनना है, आपको अपने व्यक्तित्व में वो चीज़ें ढालनी हैं जो उस जिम्मेदारी को का निर्वहन करने के लिए डिज़र्विंग हो। तो मेरी सबसे बड़ी सीख ये थी कि मैं वो इंसान बन जाऊँ जो उस ज़िम्मेदारी को निभा पाए। तो उसके लिए जो क्वालिटीज़, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो होती हैं, वो आपको सिलेक्शन के बाद नहीं, सिलेक्शन के पहले ही कल्टीवेट करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, और मुझे लगता है कि हर स्टेज में इंटेग्रिटी, ईमानदारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हैं तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने तैयारी की और जिस डिसिप्लिन के साथ में आप इतना आगे बढ़ी हैं, तो अब जो आपको ज़िम्मेदारी नहीं मिलेगी, उसको आप किस तरीके से निभाएँगी? क्या आपका थॉट रहेगा? क्या, कैसे आप लोगों की सेवा करेंगे और आपको क्या मुकाम मिलेगा? जब मैंने सिविल सर्विसेज स्टार्ट किया था, का जर्नी स्टार्ट किया था, तो मन में यही था कि नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन हो, थोड़ा मीनिंगफुल काम करूं जिससे डायरेक्ट लाइव्स इम्पैक्ट हों। अब आईआरएस में मुझे भारत सरकार की तरफ से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के साथ उनका निर्वहन करने की ईमानदारी से कोशिश करूँगी, बिल्कुल करूँगी। और उसके अलावा अगर आप पूछ रही हैं कि मुझे खुद से क्या करने का मन है, तो मैंने यूथ डेवलपमेंट में काम किया है और मैंने देखा है कि हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है, जो हम अगर रीप करें, कल्टीवेट करें, तो हम भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं यूथ डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट, लाइक सिग्निफिकेंट काम करना चाहती हूँ। समय बहुत कम है कार्यक्रम में, आपसे पूछना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन हमारे जो युवा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको यूपीएससी की एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप कितने ऑनेस्ट हैं। ऑनेस्टी विद योरसेल्फ एंड विद द गॉड, जो आप जिसमें भी फेथ रखते हैं, आपको उसकी तरफ ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए। और दूसरी बात कि आपको करेजियस होना चाहिए। देखिए, रिस्क लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम में आने से पहले आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप बहुत सारी चीज़ें दांव पर लगा कर आ रहे होते हैं। जैसे मैंने अपना जॉब छोड़ा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत हाई पेइंग जॉब छोड़कर यहाँ पर आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हार ना माने। और एक लाइन में अगर मुझे इसे समराइज़ करना हो, तो वो एक शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही जंग के मैदान में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आपको साहस के साथ आगे बढ़ते जाना है, एंड डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ें आप दिमाग में रख के चलें तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रूपल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपनी ये यूपीएससी तक की जर्नी कैसे और किस संघर्ष और किस डिसिप्लिन के साथ में आपने उसको निर्वहन किया और आज आप इस मुकाम तक पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू के माध्यम से युवा मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा नेशन बिल्डिंग की तरफ आकर्षित हों। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में हमने रूपल बान जी से जाना कि किस तरीके से उन्होंने यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करी और किस तरीके से उन्होंने सफलता हासिल करी, जिसके लिए अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। संघर्ष तो सब लोग करते हैं, लेकिन अनुशासन और कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी काम को करते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर है। तो धन्यवाद हमारी पूरी टीम के साथ।